Hello everyone. गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से मैं ऋषिकेश मीना बीएससी पार्ट थर्ड इकोलॉजी एंड फाइटोजोग्राफी को जो सेकंड लेक्चर बना रहा हूँ। इसमें हम आज एटमॉस्फेयर, गैसीय कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या है। पृथ्वी को चारों ओर से आवरण की तरह घेरे हुए हवा के विस्तृत भंडार को ही वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह पृथ्वी की सतह पर लटका रहता है। इसमें मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्राणदायिनी गैसें उपस्थित होती हैं। और गर्मी को रोक कर रखने में यह एक विशाल कांच घर का काम भी करता है। यह कांच घर में लगे कांच की तरह लघु तरंगी सौर विकिरणों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, किंतु पृथ्वी से विकिरित होने वाली लंबी तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। यह एक आवरण की तरह कार्य करेगा, जिससे यह पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंगों को तो अपने अंदर समा लेगा, लेकिन यहाँ से जो लंबी तरंग है उनको बाहर जाने से भी रोकता है। इस प्रकार पृथ्वी पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान बनाए रखता है। इसके अलावा वायुमंडल सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो विकिरण है, इससे पृथ्वी की रक्षा करता है। वायुमंडल जलवाष्प का भंडार है, जिससे धरातल पर वर्षा होती है। वह स्थल और समुद्र पर वर्षा के नियमित वितरण को भी यह नियंत्रित करता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय जो दाब है 41.72 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर और हवा का जो घनत्व होता है वो 0.0013 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब आते हैं वायुमंडल में गैस यह कंपोजिशन यानी गैसीय संगठन क्या है। यह जो वायु है, इस वायु में कौन कौन सी गैस है, किन किन गैसों की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस है उसमें आती है नाइट्रोजन। यह लगभग 78.09% होती है। दूसरे नंबर पर जैसे हम अपनी प्राणवायु हमारे लिए प्राणदायक है ऑक्सीजन, इसकी मात्रा 20.94% है। उसके बाद ऑर्गन की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% और जो अन्य गैसें हैं वो है 0.008%। तो इस प्रकार वायुमंडल में जो गैस है पाई जाती है। इसके अलावा कुछ हल्की गैसें भी हैं, जिन्हें हम लाइट गैस भी कहेंगे। प्रति 10 लाख मिलीलीटर हवा में हल्की गैसों का संगठन इस प्रकार से है: नियॉन 18 ppm, हीलियम 5.2 ppm, मेथेन 1.3 ppm,
क्रिप्टॉन 1.0 ppm, हाइड्रोजन 0.5 ppm और ओजोन है 0.02 ppm। वायु के संगठन में विद्यमान अक्रिय घटकों को छोड़कर शेष सभी घटक मेटाबोलाइट्स के रूप में काम करते हैं। यानी कि वायुमंडल में जो इनर्ट गैसें हैं उनके अलावा शेष जो है वायुमंडलीय गैसें हैं वो सभी मेटाबोलाइट्स उपापचयक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में विद्यमान प्रत्येक रासायनिक तत्व नियमबद्ध क्रम में संचरित हुए उपापचयों की आपूर्ति लगातार करते रहते हैं। सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते समय वायुमंडल यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जीवित संसार में प्रवेश करती है। वह सभी कार्बनिक यौगिकों के आधारभूत संगठकों का निर्माण करती है। सभी पेड़ पौधे जल सहित इस गैस को अपने प्रकाश संश्लेषी प्रक्रम में काम में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थ में ऑक्सीजन बनती है। इस तरह प्रकाश संश्लेषण में खाने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए हमें क्या मिलती है? प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवों में गैसों के रूप में सांस द्वारा प्रवेश करती है। श्वसन पेड़ पौधों व प्राणियों दोनों में ही एक आधारभूत प्रक्रम है। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज अणुओं में स्थित रासायनिक ऊर्जा जैव ऊर्जा में बदल जाती है, जिसकी आवश्यकता जीवों को अपनी विभिन्न गतिविधियों के संचालन में पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जीवन तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड व दूसरे नाइट्रोजनीय यौगिकों के संश्लेषण के लिए जीवों को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण विशेष जीवों द्वारा होता है। इसके अलावा विद्युत तड़ित के द्वारा भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, यानी कि नाइट्रोजन विभिन्न यौगिकों में टूटता है। जीवों को कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आदि तत्वों के अलावा जीवन यापन के लिए कुछ दूसरे अन्य तत्व जैसे कि फास्फोरस, गंधक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता और क्लोरीन की भी जरूरत पड़ती है। व कुछ जीवों को तो विशेष कार्यों के लिए निश्चित रूप से एल्युमिनियम, बोरॉन, ब्रोमाइड, सेलियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम व निकेल की भी आवश्यकता पड़ती है। इन पदार्थों का भी जीवों के माध्यम से जैवमंडल में चक्रण होता रहता है। वायुमंडल में पृथ्वी से 150 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक वाले क्षेत्रों में मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। कुछ अन्य गैसें भी जो अत्यल्प मात्रा में पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की संरचना। शुटक्लेफ या स्टक्लेफ नामक वैज्ञानिक ने 1966 में वायुमंडल की संरचना को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा और माना जाता है कि वायुमंडल विभिन्न घनत्व व तापक्रमों वाली इन 5 संकेंद्रीय परतों से बना है। ये परतें हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर को हम कहेंगे क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर को स्थिर मंडल, मीजोस्फीयर को मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर को ताप मंडल और एक्सोस्फीयर को हम कहेंगे बहिर्मंडल। ये है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं
कि जो पृथ्वी का जो धरातल है, इस धरातल से लगभग 18 किलोमीटर की जो हाइट है, यहाँ तक ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है। 18 से 40 किलोमीटर है उसमें स्ट्रेटोस्फीयर, 40 से 650 किलोमीटर है उसमें मेसोस्फीयर, और 650 से ऊपर पाया जाता है एक्सोस्फीयर। ये तो इस प्रकार हमारा जो एटमॉस्फेयर है बना हुआ है, जिसमें मेनली 4 परतें हैं। ये इस डायग्राम के द्वारा भी ट्रोपोस्फीयर 6 से 20 किलोमीटर जिसमें वायुयान उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर जिसमें वेपन्स और मौसम बनता है, मीजोस्फीयर्स इधर हम देखेंगे थर्मोस्फीयर्स और एक्सोस्फीयर। इसको हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, यह पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह तापक्रम कम होता है। इसमें जलवाष्प, विभिन्न कण, 75% वायु, बादलों की उपस्थिति, वायु आक्रांता क्षेत्र जैसे उपस्थित होते हैं। स्थिर मंडल 18 से 45 किलोमीटर की दूरी तक है। यहाँ भी तापक्रम कम होता है। इसमें जल, वाष्प, कण, वायु का लगभग 24% भाग और ओजोन परत होती है। ओजोन परत जो कि पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। मीजोस्फीयर 45 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। उष्ण परत है ये, और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। आयन मंडल 800 से 80 से 400 या 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बढ़ने के क्रम में है, ये आयनीकृत होती है और रेडियो तरंगों को ये परावर्तित करती है। एक्सोस्फीयर या वायुमंडल 400 से 1000 या 1100 किलोमीटर तक है, बढ़ते क्रम में है, और इसमें यह विरल है और हीलियम युक्त होती है। और जो एक्सोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर में जो है वायु नहीं पाई जाती। यहाँ क्या है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो खत्म हो जाता है और वायु समाप्त हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल में आते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी सर्वोच्च या सबसे ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा या स्ट्रेटोपोज कहा जाता है, और क्षोभ मंडल से उठने वाली संवहनिक वायु धाराएं इस मंडल को पार नहीं कर पाती है। इसके कारण पृथ्वी की नमी भी क्षोभ मंडल से बाहर नहीं जा पाती, और वायुमंडल का वह भाग जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है ओजोन मंडल कहलाता है। स्थिर मंडल या समताप मंडल, या स्थिर मंडल या इसको समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो 18 से 45 किलोमीटर का जो ऊंचाई का क्षेत्र है, इसमें तापमान लगभग स्थिर रहता है। इस क्षेत्र की सीमा लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। स्थिरांक की क्षेत्र सीमा को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। यहाँ पर तापमान या तो अपरिवर्तित रहता है या बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए वायुमंडल के इस भाग को समताप स्तर या आइसोथर्मल लेयर भी कहते हैं। अब आते हैं हम मीजोस्फीयर या मध्यमंडल। इस परत को हम उष्ण परत या वार्म लेयर भी कहते हैं, क्योंकि लगभग 50 से 55 किलोमीटर के बीच वायुमंडल का तापक्रम इसकी ऊपरी और निचली जो दोनों परतों की तुलना में अधिक होता है।
पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई की वायुमंडल सतह को मध्यमंडल कहा जाता है और इसकी सीमा को हम मीज़ोपॉज़ कहते हैं। मध्यमंडल का प्रमुख कार्य यह सूर्य की किरणों की प्रक्रिया से रेडियो तरंगों को अवशोषित करने का काम होता है इसका। उसके बाद में तापमंडल या थर्मोस्फीयर। मंडल से ऊपर स्थित वायुमंडल को आयनमंडल या तापमंडल, इसे हम क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर भी कहते हैं, पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होती है। थर्मोस्फीयर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इसके साथ साथ तापमान भी क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। इसकी ऊंचाई की सीमा लगभग 600 किलोमीटर है, जहां संपूर्ण वायुमंडल परावैंगनी किरणों की प्रक्रिया के द्वारा आयनीकृत होकर पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का निर्माण करता है। अधिक उच्च अक्षांशों पर दिखाई देने वाला रंग बिरंगा प्रकाश भी आयन मंडल में ही उत्पन्न होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में जहां 6 माह की रात्रि और 6 महीने का दिन होता है, वहां के निवासी आयन मंडल द्वारा उत्पन्न रंग बिरंगे गुलाबी और बैंगनी प्रकाश में ही इस अवधि में अपना काम करते हैं। एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। वायुमंडल के इस क्षेत्र की सीमा 600 से 1000 किलोमीटर है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है और यह धरती के वायुमंडल की अंतिम परिसीमा है, जिसके पश्चात वायु के घटक समाप्त हो जाते हैं। जैव मंडल में वायुमंडलीय तापमान भौतिकीय पर्यावरण के साथ साथ जैविक पर्यावरण भी प्रभावित करता है। जीवों की सहनशीलता की सीमा के निर्धारण में तापमान आधारभूत तत्व होता है। वर्तमान समय में मानव क्रियाकलापों द्वारा पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो रही है। इसका प्रभाव जलवायु, वनस्पति और जीव जगत पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आज हमने वातावरण या वायुमंडल की संरचना का अध्ययन किया, विभिन्न प्रकार की गैसों का अध्ययन किया, वायुमंडल का अध्ययन किया। आगे अगले वीडियो में हम जल के गुण एवं महत्व का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।